ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है रेडियो कृषि पाठशाला। जी नीलम बहन, तो चलिए फोन इन कार्यक्रम लेके हाजिर हैं हम अपने भाइयों के लिए। फोन इन कार्यक्रम है तो विषय भी है, विशेषज्ञ भी हैं हमारे साथ। बिल्कुल। तो विषय हमारा आज का है बसंतकालीन गन्ने में सह फसली खेती और खरपतवार नियंत्रण। क्या बात है नीलम बहन, आप बात कर रही हैं सह फसली खेती, यानी कि जैसे नाम से ही पता चल जाता है सह फसली खेती, यानी कि आपकी जो मुख्य फसल है उसके साथ आप कोई दूसरी फसल लगा सके, उससे आपको उत्पादन मिले। तो जब बात गन्ने की हो रही है कि जिसका उत्पादन बहुत ज्यादा है और उत्पादन इसका इतना है कि कई जगह तो ऐसा है कि इसके जो बार बार करने से, इसको उगाने से, खेती करने से जो जितना उत्पादन किसान को मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। जी नहीं मिल पाता, क्योंकि जो उसकी जो खेतों की जो मिट्टी है उसकी भी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। जी बिल्कुल। तो और इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो सलाह करते हैं हमारे किसान भाइयों की कि आप इसके साथ कोई सह फसली खेती लगा सकते हैं, इसके साथ कोई आप दूसरी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मूंग है, उड़द है, इनकी खेती कर सकते हैं तो इसके साथ साथ आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। और उत्पादन अच्छा होगा तो आप ही का मुनाफा अच्छा होगा, हमारे किसान भाई बहनों का मुनाफा अच्छा होगा। तो चलिए, और इस विषय से संबंधित गन्ने की बसंतकालीन गन्ने में सह फसली खेती और खरपतवार नियंत्रण से संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी आपको संकोच है या जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ को से बात करके सीधा आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बिल्कुल। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में। और जो दूसरे हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। बिल्कुल। और फोन नंबर हमारे वही है 23421082 और दूसरा नंबर है 23421083। और इन नंबर के आगे 011 दिल्ली का STD कोड लगाना ना भूले। हमें इंतजार है हमारे श्रोताओं के फोन का। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। और देर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास। डॉक्टर ईश्वर सिंह जी और डॉक्टर यूएस तेवतिया जी दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। और जिस तरीके से हमारे साथियों ने बताया कि बसंतकालीन गन्ने में सह फसली खेती और खरपतवार नियंत्रण, तो डॉक्टर ईश्वर सिंह जी सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये सह फसली खेती है क्या? सह फसली खेती हम उसको कहते हैं जब मेन हमारी फसल होती है उसके साथ दूसरी फसल को भी ले सकते हैं। तो क्योंकि आज का विषय है गन्ने की बसंतकालीन बुआई के साथ हम सह फसली खेती कौन सी ले सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि गन्ने की फसल के साथ हमारी सह फसली खेती हम बड़ी आसानी से ले सकते हैं। बड़ी उपयुक्त फसल है गन्ने की फसल, क्योंकि इसका हम जो बुआई करते हैं उसकी लाइन से लाइन की दूरी भी ज़्यादा होती है और इसका बढ़वार जो प्रारंभिक अवस्था में बहुत धीरे होता है, क्योंकि उसका जमाव ही भी लगभग 30 से 40 दिन में होता है और उसके बाद में भी 90 से 120 दिन तक ये फसल बहुत छोटी होती है। तो इस कारण से हम इसके अंदर सह फसली खेती बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सह फसली खेती हमें वही लेनी चाहिए जो कि छोटे अवधि की हो और वो हमें किसानों को सीजन के जल्दी उसको कुछ थोड़ा इनकम दे दे, ताकि वो हमारे गन्ने के उत्पादन के लिए वो खर्च कर सके। क्योंकि गन्ने की फसल जब हम लेते हैं तो वो एक जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब जिस तरीके से आपने बताया, और डॉक्टर तेवतिया जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? ऐसा है कि ये समय जो चल रहा है अब, ये जो हमारी मूंग की खेती है, हम गन्ने में मूंग भी बो सकते हैं। उसमें क्या है कि 2 महीने की क्रॉप है और अच्छा हम पैदावार ले सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, जब हम सह फसली खेती करते हैं तो हमें 2-3 मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है जी। वो मुख्य बात ये है
कि एक तो हमारी पानी की रिक्वायरमेंट मैच करनी चाहिए हमारी मेन क्रॉप से। दूसरा जो हाइट है, जो ऑक्यूपेंसी होगी, जो कवरेज की, जो लीफ कैनोपी होगी, वो डिफरेंट होनी चाहिए जी, क्योंकि गन्ने की फसल बड़ी होती है तो हमारी छोटी फसल होनी चाहिए और एक दूसरे पे जो है गलत प्रभाव उनका ना पड़े। और दूसरा जड़ की जो होती है, जड़ की गहराई जी, अगर वो डिफरेंट हो तो और भी अच्छा रहता है, जिससे कि खाद और पानी के लिए कंपटीशन ना हो। तो ये चीजें कुछ ध्यान में रखने की होती हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे किसान भाई सुन रहे हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की खेती, और आज का विषय है बसंतकालीन गन्ने में सहफसली खेती और खरपतवार नियंत्रण। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर US तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड में। और डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं या गन्ने की फसल में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कीटों से संबंधित अगर कोई फसल लगाना चाहते हैं, किस्म जानना चाहते हैं, बिजाई की विधि जानना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे बेधड़क फोन कर सकते हैं। और विशेषज्ञ हमारे दोनों तैयार बैठे हैं जवाब देने के लिए। हमारे फोन नंबर हैं 23 42 10 82 और 23 42 10 83। और जो हमारे किसान भाई मोबाइल से फ़ोन करेंगे वो दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगाएं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि जैसे दलहनी फसलें हैं उनको लगा सकते हैं, तो इनकी क्या कुछ ऐसी किस्में भी हैं जिनको विशेष तौर पे प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे किसान भाई गन्ने के साथ? हाँ, गन्ने के साथ जब हम वसंतकालीन गन्ने के साथ हम सहफसली खेती करते हैं तो उसमें हम मूंग, उड़द और काउपी जैसी ये फसलें, जो दलहनी फसलें हैं, इसको हम ले सकते हैं। ये फसलें क्योंकि जल्दी तैयार हो जाती है, लगभग 90 से 120 दिन में, तो ऐसी फसलें लेते हैं जो जिसकी अवधि कम हो, जैसे कि मूंग की किस्में हैं K 851 और PDM 1 है। तो ये फसलें अच्छी पैदावार दे देती है, लगभग इसकी पैदावार 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और इसको हम गन्ने की लाइन के अंदर जो 75 सेंटीमीटर पर गन्ना बोते हैं उसके अंदर एक या दो पंक्ति हम ले सकते हैं। और इसका फायदा ये भी है कि क्योंकि हम मूंग और ये उड़द और काउपी है, ये फसलें दलहनी फसलें हैं, तो ये हमारी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एकत्रित करती है, तो जिसके कारण न केवल इन पौधों को ही इसका फायदा होता है, गन्ने को भी फायदा होता है। क्योंकि इसको जब हम काट लेते हैं तो उसके बाद में जो इसका भूसा, जो पत्तियां और तना जो होता है, वो उसी खेत में हम छोड़ देते हैं। और क्योंकि गन्ने की अवधि लगभग 1 साल की होती है, तो ये अच्छी तरह से सड़ जाता है और उसे गन्ने को नाइट्रोजन देता है। तो हमें दलहनी फसलों को गन्ने के साथ लेने से गन्ने की उपज में भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे किस्मों की बात कही, मूंग की तो मैंने बताया, उड़द की 2 किस्में हैं, जैसे कि PDU 1 है, इसको हम ले सकते हैं। काउपी की जो किस्म है, जो पूषा कोमल है, पूषा कोमल ये हमारी वेजिटेटिव टाइप, इसकी हम जो हरी पोड जो फलियां होती है उसको तोड़कर साग के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और इसकी लगभग हरी जो फलियां होती है इसकी उपज लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम पा लेते हैं। तो इस तरह से हम दलहनी फसलों को गन्ने के साथ सहफसली लेने से किसान को अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। जो हमारे किसान भाई मान लीजिए गन्ने की फसल में दलहनी फसल लगाते हैं, तो उससे जो दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन को इकट्ठा करने वाले जो कण पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है जो दूसरी फसल है उसके उत्पादन पर? जैसा कि आपने बताया, ये फसलों की ये विशेषता होती है कि इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जी, और उन गांठों में बैक्टीरिया होते हैं जिनको राइजोबियम कहते हैं जी। तो वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेके जमीन में फिक्स करते हैं, प्लांट में फिक्स करते हैं। जब ये प्लांट, जैसे हमने फसल ले ली, तो एक तो इनकी पूरी फॉलिएज को मिट्टी में मिला दिया जाता है, और जो वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो हमारी दूसरी मेन क्रॉप को मिल जाती है जी। तो ये बहुत अच्छा रहता है उसके लिए। और दूसरा, जब उनको हम मिलाते हैं जी, तो उसकी जो जुताई वगैरह भी हो जाती है और वो उसमें मिल भी जाती है, और वो हरी होती है, इसके लिए ऑर्गेनिक मैटर का काम करती है, जिससे कि खाद का बहुत अच्छा, और मृदा के लिए भी वो हरी खाद बन जाती है, जो कि बहुत फायदेमंद। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हरी खाद का भी काम करती है। और जो किसान भाइयों ने मान लीजिए
बसंतकालीन गन्ने की कुछ बिजाई कर चुके हैं और कुछ हमारे ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने शरदकालीन गन्ने की बिजाई की थी, तो उसमें इस समय कौन सी ऐसी कृषि क्रियाएं हैं जिनको हमारे किसान भाई कर सकते हैं? ऑटम में जिन्होंने बोया था शरदकालीन में जी, उन्होंने या तो आलू बोया होगा या सरसों बोई होगी। जी। सरसों भी अब हार्वेस्टिंग के उस पे पहुंच चुकी है स्टेज पे, और आलू खोदा जा चुका है। तो इस समय जो है उनकी निराई गुड़ाई करके जो शरदकालीन है उसको थोड़ा सा खाद वगैरह अच्छा दें, क्योंकि उसको जो अभी कैनोपी जो धूप वगैरह भी कम मिली होगी, तो उसको खाद पानी और सिंचाई का अच्छी तरह ध्यान रखें। और पूरी तरह से जो टिलरिंग कल्ले निकलते हैं जी, तो उसके लिए बैलेंस फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन करें और कीड़ों का ध्यान रखें कि उनको वॉच करें कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे। इस समय अर्ली शूट बोरर भी आया हुआ है, रूट बोरर के भी शिकायतें मिल रही हैं जी, तो इनका किसान क्लोजली वॉच करे जी, और ध्यान से देख के उसका उपचार करे। और पत्तियों पे अगर पीला दिखाई दे रहा है तो उसका, अगर पुरानी पत्ती पीली पड़ रही है तो नाइट्रोजन की कमी से होता है वो, और अगर नई पत्ती ऊपर से पीली पड़ी है तो वो सल्फर की कमी होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी ध्यान रखें। और अगर किसान भाइयों ने यानी ऊपर से पीली पड़ी मतलब वो नई पत्तियां, अच्छा, नई पत्तियां जो निकल रही हैं, जो नई पत्ती निकल रही है अगर वो पीली पड़ रही है तो सल्फर की कमी है, और पुरानी पत्ती पीली पड़ रही है तो नाइट्रोजन की। उसका एक वो है कि जो सल्फर है वो ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं बढ़ता है और नाइट्रोजन ऊपर की तरफ चलती है, तो सीधा ऊपर जाता है, तो उनमें पीलापन पड़ जाता है। और दूसरा आपने वो कहा कि कुछ लोग इस समय बुआई कर रहे हैं जी, तो मैं उन किसान भाइयों से ये बताना चाहूंगा, देखिए वैरायटी का सही चयन करें। आजकल जो गन्ना विशेषज्ञ हैं वो जो CO 0238 वैरायटी है उसमें लाल सड़न रोग की समस्या आ चुकी है, तो उससे बचने का जो निवेदन करते हैं कि भाई दूसरी अच्छी वैरायटी है 0118 है, CO 15023 है। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन है। हेलो जी सर, हम जानना चाहते हैं कि गन्ने की खेती करें। एक मिनट, अपना नाम और पता बताइए। राजेश बोल रहा हूँ मुरादाबाद। हाँ राजेश जी, मुरादाबाद से गन्ने की खेती से संबंधित आप अपना सवाल कीजिए। जी, गन्ने की खेती में जी, जो खरपतवार होती है उसको नियंत्रण के लिए कुछ बताइए, और दूसरा ऐसी कौन सी फसल उसके साथ में लगाएं ताकि वो दूसरी फसल का भी हम लाभ लें। जी डॉक्टर साहब। हाँ, गन्ने की खेती में अगर आपने दूसरी सह फसली खेती नहीं ली है तो उस अवस्था में आपको इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए आप एट्राजिन का प्रयोग कर सकते हैं। एट्राजिन को 2 किलो एट्राजिन प्रति हेक्टेयर के रूप में आप डालेंगे, और एट्राजिन जब हम छिड़काव करेंगे उस समय मिट्टी में नमी की अवस्था अच्छी होनी चाहिए, और ये आपका प्री इमरजेंस जो कि घास निकलने से पहले ही उसको डाल देते हैं ताकि घास उसमें निकले नहीं, और अगर थोड़ा बहुत घास निकल गया है तब भी आप उसको डाल सकते हैं। और उसके फिर आप 40-50 दिन के बाद में आप 2,4-D डाल सकते हैं, 1 किलो 2,4-D प्रति हेक्टेयर के रूप में, जो कि आपके जो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है उनका ये नियंत्रण करेगा। और आपने दूसरा क्वेश्चन क्या था? उन्होंने कहा कि गन्ने के साथ कौन से फसलों की सह फसली खेती कर सकते हैं। हाँ, गन्ने जो कि अभी वसंतकालीन गन्ने की बात चल रही है तो इसके अंदर हम खाद्यान्न फसलें भी ले सकते हैं, सब्जी वाली फसलें भी ले सकते हैं, और कुछ दलहनी फसलें भी ले सकते हैं। दलहनी फसलें जैसे कि मैंने बताया कि मूंग, उड़द और लोबिया ले सकते हैं, और खाद्यान्न फसलों में हम इसमें मक्का ले सकते हैं, जो कि जैसे कि स्वीट कॉर्न आपने सुना होगा, और बेबी कॉर्न वगैरह। तो स्वीट कॉर्न लेने से आपको अच्छी इसमें वो मिल जाती है, क्योंकि उसके जो बूटे होते हैं काफी हैवी बड़े होते हैं और उसके बाजार में का अच्छा मूल्य मिलता है। और जो सब्जी वाली फसलें हैं उसके अंदर आप जैसे मिर्ची ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं, लौकी ले सकते हैं। ये आप वसंतकालीन फसलों के साथ, वसंतकालीन करने के साथ आप सह फसली ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इसके साथ जो मक्का की जो स्वीट कॉर्न की ले सकते हैं, लेकिन मक्का तो काफी ऊंचाई तक बढ़ती है। हाँ, ऊंचाई तक बढ़ती है, परंतु इसको हम जो 75 सेंटीमीटर की स्पेसिंग जो लेते हैं गन्ने की, उसके अंदर एक लाइन हम मक्के की ले सकते हैं फरवरी में, और ये आपका जून तक हार्वेस्ट हो जाती है। तो हाँ, ये कुछ फसलें हैं जो सीरियल की जैसे मक्का है, तो थोड़ा प्रभाव गन्ने की उपज पे पड़ता है, परंतु उसकी जो आमदनी जो हमें मिलती है मक्के से भी वो काफी ज्यादा होती है, जो कि आपको नेट आपको रिटर्न बेनिफिट ज्यादा होता है किसान को। जी डॉक्टर साहब जी, इसमें मक्का
में भी एक वैरायटी है बेबी कॉर्न जी, वो जो कि ज्यादा नहीं बढ़ती है और बहुत जल्दी से उसका जो भुट्टा है वो तोड़ लिया जाता है और 2 महीने में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं फसल, तो वो बहुत अच्छा रह सकता है और बाकी को चारे के रूप में यूज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। और आप बता रहे थे कि जो गन्ने की खेती में सल्फर और नाइट्रोजन की कमी से जो कुछ उसमें पीलापन आ जाता है, तो उसके लिए किसान भाई उसको किस तरीके से दूर करें? देखिए, आपने पूछा था कि जो शरद कालीन गन्ना बोया हुआ जी जी, और जब हम दूसरी सह फसली उसमें से काट लेते हैं जी, तो उसमें कुछ पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है। वो 2 मैंने बात बताई, ये तो सल्फर और या आप नाइट्रोजन। देखिए, उसमें जिंक सल्फेट या तो हम 15 किलो प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय ही डाल दें जी, या अगर उस समय खड़ी फसल में हम जिंक की कमी दिखाई दे रही है तो जिंक सल्फेट आधी किलो लें और प्लस 1 किलो यूरिया का घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पे 2 छिड़काव करें। डॉक्टर साहब एक फोन लेते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं ये पूछना चाह रहा था जी, नमस्कार जी। इस सीजन में गन्ने की कौन कौन सी किस्में लगा सकते हैं और उसमें प्योद में दूरी कितनी रखनी है एक गन्ने से दूसरे गन्ने के? यानी लाइन से लाइन की दूरी। पौधे से पौधा भी पूछ रहे हैं जी। तो नाम क्या आपका? नाम मेरा रमेश कुमार है और मैं बोल रहा हूँ जज्जर जी। जज्जर से। रमेश कुमार जी, आप देखिए वैरायटी का आप पूछ रहे हैं, अभी करनाल से भी एक बहुत अच्छी वैरायटी निकली है जो CO 15023 और वहीं की एक वैरायटी है पुरानी CO 0118 और कुछ इधर की जो लखनऊ से IISR से निकली है वो एक COLK 14201 और एक जो शाहजहांपुर से निकली है COS 13235 और अभी जो जल्दी निकली हैं, हालांकि उनका बीज नहीं आपको मिल पाएगा अभी, तो इन वैरायटीज में आपको जिसका भी बीज मिले आप बेधड़क बोइए और CO 0238 को आप अगर उससे थोड़ा सा बचें क्योंकि उसमें लाल सड़न रोग है तो बहुत अच्छा होगा। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि कितना लाइन से लाइन की दूरी। देखो, मैं कहूंगा अपने अनुभव के आधार पे कि आपकी जमीन कैसी है, अच्छी जमीन है या एवरेज है, औसत है? नहीं, एवरेज है। कभी आपने सॉइल टेस्ट कराया है? नहीं, अभी तक तो नहीं कराया। अच्छा, देखिए, जो मिट्टी की फर्टिलिटी उर्वरकता होती है ना, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपने पहले देखा होगा जब अगर हम कल्ले अच्छे ले सकते हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा टिल्लिंग हम ले पाते हैं और खाद पानी अच्छा देते हैं, तो देखिए इधर के एरिया में नॉर्थ में आप 3 फुट की दूरी रखिए। लाइन से लाइन की 3 फुट? हाँ, लाइन से लाइन की 3 फुट रखिए और पौधे से पौधे की 1.5 फुट से लेकर 2 फुट रखिए। 1.5 ठीक। और ये ध्यान रखिए इसमें कि आप अच्छी टिलरिंग यानी ब्यांत अच्छा ले पाए इसमें। तो डॉक्टर साहब, उसका आपको पूरा ध्यान। जैसे पौधे से पौधे की आप बता रहे हैं कि जो गन्ने के तो टुकड़े बोए जाते हैं, तो मतलब आंख से आंख की दूरी, इतनी दूरी? देखिए, आंख से आंख की दूरी, अब आप किसान भाई आप पौध लगाते हैं गन्ने की या पेंडे बोएंगे? कि आजकल जो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं वो कहते हैं कि सिंगल बड़ बोना चाहिए जी। सिंगल बड़ का मतलब 1 आंख बोइए जी। 1 आंख बोने का फायदे बहुत ज्यादा है। नंबर 1, उसका बीज उपचार अच्छी तरीके से हो सकता है, दोनों तरफ से उसमें जो केमिकल है वो एंटर कर सकता है जी। दूसरी बात ये है कि देखिए, गन्ने की जो आंखें होती हैं जी, वो विपरीत दिशा में होती है। 1 आंख इधर होगी तो दूसरी आंख दूसरी साइड, अपोजिट साइड में। हाँ, उस केस में अगर आप 2 आंखों का 3 आंखों का गन्ना काटेंगे तो 1 आंख बिल्कुल नीचे जाएगी। एक फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। मैं जिला मुजफ्फरनगर से हूँ, चारी गाँव पड़े, मेरा धर्मपाल नाम है। धर्मपाल जी, क्या सवाल है आपका धर्मपाल जी? जैसा डॉक्टर साहब भी कह रहे थे 36 इंच में वो घोड़ की दूरी जी। बड़े आदमी की कहावत है, छिद्दी बारी छिद्दी को पास, हर जिसका रह जाए छिद्दा उसकी बसड़ की कहावत जी। डॉक्टर साहब को समझाओ, लोगों 30 इंच की दूरी दे रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब, उनका कहना है कि 2.5 फुट की दूरी भी ठीक है। 2.5 फुट की दूरी भी सही है। किसान भाइयों, आपको पता होगा धर्मपाल जी के 4 फुट पे भी बो रहे हैं किसान और 5 फुट पे भी बो रहे हैं और 6 फुट पे भी बो रहे हैं। आपके यहाँ मुजफ्फरनगर में भी ट्रेंच विधि से बो रहे हैं और अच्छी पैदावार ले रहे हैं और मैं आपको नाम बता सकता हूँ, आप उनके खेत पे जाके भी देख सकते हैं।
बाबूजी डॉक्टर साहब मैंने सारी दाल की खेती करके देख ली। हाँ बकवास मारेंगे क्या? धर्मपाल जी, मैं भी खेती करता हूँ और मैंने भी अपना गन्ना बो रखा है और मेरे को अनुभव है 4 फीट पे भी बोने का, 5 फीट पे भी बोने का, 2.5 फीट पे भी बोने का और 3 फुट पे बोने का। मैंने भी खेती कर रखी है, मैं किताब पढ़ के नहीं कर रहा है बात। और डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, जो उनका 5 फुट वो करवा दो उसकी है जी, उसकी बोलेगी 4 करवा दो। अब रही बात, देखिए दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि 1 आंख का गन्ना बोना चाहिए। हम क्यों कह रहे हैं आपसे, आप ये बताओ 3 आंख का काटते हो या 2 आंख का काटते हो? हमने बीज ऊपर का गोंद का तार के जिसमें 2 अंगड़ पर पड़ी है गोंद पे। आपने मेरी बात का सवाल नहीं दिया, बात बहुत अच्छी है ऊपर का काटा आपने। मैं ये कह रहा हूँ ऊपर का जो काटा आपने 2 आंख के पेंडे काटे या 3 आंख के? 2 आंख की काटी जी। तो आप जब खेती करते हैं आपको ये पता होगा गन्ने की आंख एक दूसरी दिशा में होती है, एक दूसरी में होती है, अपोजिट दिशा में होती है। हमने डॉक्टर साहब लेजर ऐसा मनवा रखा। धर्मपाल जी, जो मैं बात कह रहा हूँ अगर आपको करना है तो मेरी उस बात का जवाब दीजिए कि आंख जो होती है 2, वो एक तरफ होती है या दूसरी दिशा में होती है, एक इधर और एक उधर? एक उधर हो एक उधर हो। तो जब आप 2 आंख का बोएंगे तो 1 आंख तो लाजमी नीचे जाएगी, बराबर में रहती है। जरूरी नहीं है, देखियो रह सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है बराबर में, वो नीचे भी जा सकती है। बिल्कुल मान के 1 आंख बिल्कुल चल जाएगी। हाँ चली जाएगी, कुछ हो सकता है बराबर में भी जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी। तो देखिए हम ये कहते हैं कि अगर आप 1 आंख का काटेंगे और हर एक आंख को ऊपर करके डालेंगे तो अंकुरण अच्छा होगा। हमारे धर्मपाल जी, अगर अंकुरण अच्छा ले लोगे आप तो आपको 3 फुट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपकी उसमें पॉपुलेशन अच्छी हो जाएगी। दूर खूड़ रखने में जब दिक्कत होती है, जब खूड़ में जो जर्मिनेशन है वो अच्छा ना हो, ब्यात अच्छा ना हो, तो आपको दिक्कत होती है। तो इसलिए जब सारी चीज आप सुनिए ध्यान से, तभी आपको फायदा होगा। देखियो हम आपको कोई प्रेस तो कर नहीं सकते, अगर आपको तजर्बा जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से कीजिए, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो वैज्ञानिक के साथ साथ किसान की जानकारी है, हमको यहाँ किताब पढ़ के नहीं बता रहे आप। ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है धर्मपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? स्पेसिंग की बात। हाँ, स्पेसिंग की इनका कहना है कि अगर हम 2.5 फीट पर भी बोएं तब भी उत्पादन अच्छा मिलेगा। हाँ, 2.5 फीट पे 75, जो आप वसंतकालीन गन्ना ले रहे हैं उसको 75 सेंटीमीटर पर बोते हैं। और जो डॉक्टर साहब ने बात कही थी उसमें यह है कि जैसे ट्रेंच विधि से बोते हैं, उसके अंदर क्या है कि आप 2 लाइन गन्ने की लेते हैं 30 सेंटीमीटर पे और उसके बाद में 120 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं। तो इस तरह आपकी जो 120 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होती है उसमें आप सह फसली खेती भी ले सकते हैं और इसमें आपका गन्ने की उपज भी आपकी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, इसमें तो वही बात हो गई कि जैसे जब 2 लाइनें साथ साथ करते हैं और बीच में अगर ज्यादा भी स्पेस है तो वो कवर हो जाता है और उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको पेयर्ड रो मेथड बोलते हैं कि दो आप 1.5 फुट पे 2 लाइन बोजिए और फिर आप 4 फुट जगह छोड़ दीजिए, तो वो दोनों तरफ अच्छी तरह फैल जाता है। और उसका एक और फायदा मिलता है, जब हमारे किसान भाइयों की फसल बड़ी हो जाती है तो बंधाई के समय गन्ना गिरता भी नहीं है, बांध देते हैं आसानी से उसको। हाँ, जो आपकी ट्रेंच विधि है उसके अंदर, क्योंकि आप ये गन्ना बोते हैं तो वो गहरा बोया जाता है जी, क्योंकि उसमें लगभग 20-25 सेंटीमीटर गहरी आपका चौड़ी नाली खोलते हैं, तो क्योंकि गहराई होने के कारण गहरा बोया जाता है। और उसके बाद में जो हम उसमें निराई गुड़ाई करते हैं और उसमें मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं, तब वो मिट्टी आपकी गन्ने की लाइनों पे आ जाती है। तो इस तरह से आपकी उसकी सेट जो जहाँ बोया है उसकी गहराई बन जाती है और उसमें गन्ना गिरने की समस्या कम रहती है फिर उसके अंदर, तो इसके कारण से उसकी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। दूसरा ये कि ट्रेंच में बोते हैं तो आपकी उसमें आप गन्ने की जड़ों के पास का पोषक तत्व वगैरह देते हैं, तो उससे भी उसका उपयोग क्षमता अच्छी हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे किसान भाई सुन रहे हैं गन्ने की खेती से संबंधित। ये हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल
किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। हमारा ये कार्यक्रम फोन इन जारी है, जिसका विषय है वसंतकालीन गन्ने में सहफसली खेती और खरपतवार नियंत्रण। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। तो हमारे श्रोताओं की कोई समस्या है, वसंतकालीन गन्ने में सहफसली खेती से संबंधित कोई समस्या है, कोई जानकारी वो जानना चाहते हैं, तो हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में। हाँ, और दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। फोन नंबर हमारे वही है किसान भाइयों, 23421082 और दूसरा नंबर है 23421083। तो चलिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। डॉक्टर ईश्वर सिंह जी और डॉक्टर तेवतिया जी दोनों का कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। और हम बात कर रहे थे कि गन्ने में सहफसली खेती और खरपतवार नियंत्रण पे, और सहफसली खेती की काफी बात हुई थी, लेकिन जो खरपतवार नियंत्रण की कई विधियां हैं जिनको हमारे किसान भाई अपना सकते हैं। बात करने से पहले देखते हैं कि किसी किसान का फोन है। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना रेडियो सेट थोड़ा दूर कर लो। नरेश कुमार बोल रहा जी, मीरापुर ग्राम शिवपुरी मुजफ्फरनगर से। जी नरेश कुमार जी, क्या सवाल है आपका? मेरे दो प्रश्न हैं जी। तो ये नैनो जी बोरे वाले यूरिया से कैसे डिफर है, मतलब अंतर क्या है? जी डॉक्टर साहब। देखिए, बोरे वाला यूरिया जो है वो पहली बात तो सॉलिड होता है, ये लिक्विड में है आधे लीटर की बोतल में। दूसरा क्या है कि इसका स्प्रे किया जाता है फसल पे, और इसमें भी नाइट्रोजन है और उसमें भी नाइट्रोजन है जो प्रेड यूरिया होता है, लेकिन इसकी नाइट्रोजन इफेक्टिव ज्यादा है क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और डायरेक्ट स्टोमेटा से घुस के ये प्लांट सेल में जाता है, जिसका असर अधिक होता है। तो ये इनमें अंतर है। और दूसरी बात ये कि जो प्रिल्ड यूरिया होता है जो ठोस, उसको हम डालते हैं बुवाई के समय, और इसको केवल डाला जा सकता है, देखिए क्योंकि स्प्रे करना है तो पत्तियां होनी चाहिए, खेत हरा भरा होना चाहिए, इसका तभी स्प्रे कर सकते हैं। और बुआई के समय प्रिल्ड यूरिया डालिए आप, और जब फसल की कैनोपी थोड़ा सा पत्तियां अच्छी हो जाएं तब इसका स्प्रे किया जाता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है जी कि हमारे क्षेत्र में गन्ना यदि बसंतकालीन जी, और यहाँ बारिश वर्षा बहुत जबरदस्त हो गई, भारी वर्षा हो गई जी, तो जमाव की क्या स्थिति रहेगी जी? कैसे ये जमेगा, कैसे मतलब ये गन्ने की जो ये आँख है ये गलेंगी तो नहीं? नहीं, अरे बिल्कुल नहीं गलेंगे, आप चिंता ना करें। कब बोया था आपने? ये बोया जी अभी 1 सप्ताह पहले जी। इससे चिंता ना करो आप, इसका कोई नहीं, गलेंगी नहीं पत्तियां, वो आंखें उनकी फूल चुकी होंगी 1 हफ्ते में, और वो बढ़िया जमेगी क्योंकि पीछे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और उनकी आंखें निकलने वाली होंगी, बल्कि ये फायदेमंद रहेगा उसको, वो ऊपर आसानी से निकल आएंगे। हाँ, आसानी से निकल आएंगे, और उनको जो अगर किसी को नमी कुछ कमी रह गई होगी तो नमी की पूर्ति हो जाएगी, यानी एक सिंचाई का भी काम करेगा। अच्छा रहेगा, आप चिंता ना करें। बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखें कि अगर उसके ऊपर कोई परत आ गई हो तो उसकी तोड़ाई जरूर कर दें। हाँ, या उसमें एक सिंचाई भी बाद में अगर बहुत पपड़ी बन जाए ना तो एक और हल्की सी सिंचाई कर देना, गन्ने का वो गलता नहीं है पानी में। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेश कुमार जी। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। लगता है इनका फोन कट गया है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गन्ने
में खरपतवार नियंत्रण पे जो हमारी बसंतकालीन बिजाई हमारे किसान भाइयों ने कुछ ने की है और या जो पहले कर चुके हैं शरदकालीन उसमें। हेलो, अपना रेडियो सेट थोड़ा दूर कर लो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना नाम और बताइए। मेरा नाम रणवीर सिंह है जी। हाँ, रणवीर सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गांव मुरादाबाद है जी, जिला गाजियाबाद से बोल रहे हैं जी। अपना थोड़ा रेडियो सेट दूर कर लो। अच्छा जी, ठीक है। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है जी कि हमारे गांव में 900 बीघे ऊसर भूमि थी जो आज खेती योग्य हो गई है। अच्छा, ठीक है। क्या गन्ना तो उसमें बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो जो है मूंग और उड़द जो सहफसली खेती करते हैं उसमें जी, वो पहले पानी पे ही जो है पीली पड़ के सूख जाती है। क्योंकि वो भूमि ऊसर है, उसको आपने सुधार के किया है, तो उसमें तो आप पहले दलहनी फसलें ले सकते हैं, बरसीम उसमें ले सकते हैं, क्योंकि जी वो फसलें हैं कि जिससे ढैंचा आप ले सकते हैं, जिससे भूमि सुधार होता है। वो तो चालू हो गई जी। अच्छा, चालू है जी, बिल्कुल जो है वो 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार दे रही है। अच्छा, लेकिन उसमें उड़द और मूंग जो है वो पहला पानी देने के बाद में पीली पत्ती पड़ करके सूख जाती है। आप ऐसा है कि आप अपनी मिट्टी टेस्ट कराई है कभी आपने? सर मिट्टी तो टेस्ट ना कराई जो है। हाँ, तो आप मिट्टी की जांच करा लो। आप एक मिट्टी की जांच कराई है आप। और एक वैरायटी कौन सी बोते हैं मूंग की? अब तो यही चल रही है 238 जो है। नहीं, वो तो गन्ने की हो गई। जो मूंग की बात कर रहे थे ना आप, मूंग सूख जाती है वो याद नहीं जी। अच्छा, तो एक बार मिट्टी टेस्ट कर ले तो बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, ये गन्ने की खेती कर रहे हैं, 238 बो रखा है। इनका कहना यह है कि उसमें हम सहफसली खेती में मूंग लगाते हैं, नहीं, अब वो पीली हो जाती है। हाँ, मूंग लगा रहे हैं तो क्योंकि उसमें आपने उपचार किया है धरती का, मिट्टी का, तो उसमें साल्ट अभी ज्यादा है। तो ये मूंग और ये जो आपकी है ना दलहनी फसलें, इसको ये ज्यादा साल्ट सहन नहीं करती है। तो आप मूंग और ये लगाने के बजाय दूसरी फसल लें, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगी। एक दूसरा प्रश्न है जी। ट्रैक्टर के रीजर से गन्ना बोते हैं हमारे यहाँ, रेजर जो है जी, उसमें एक आंख वाला बोया जा सके इसमें? हाँ बिल्कुल, देखिए आप हाथ से ही तो बोते होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बिल्कुल बो सकते हैं। उसमें एक आंख से ये होता है कि आप हर एक आंख को ऊपर की तरफ को कर सकते हैं। ऊपर की तरफ को? हाँ, क्योंकि देखिए गन्ने में विपरीत दिशा में होती है ना आंखें। हाँ जी, हाँ जी। अगर 3 आंख का या 4 आंख का गन्ना बोएंगे या 2 आंख का, तो वो एक ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी। किसान भाई, अगर आप अंकुरण सही से कर पाए अपने गन्ने में तो आपकी जीत होगी। और जितना लेट बोएंगे जैसे गर्मी में, तो वो कम होता जाएगा। उसके लिए आपको फिर नमी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा समय चल रहा है, जल्दी से जल्दी गन्ना बो देना चाहिए। और अगर आप गेहूं काट के गन्ना बोना चाहते हैं तो अभी नर्सरी लगा दें गन्ने की, इतने 1 महीने की हो जाएगी। उसको डायरेक्ट कूड़ निकाल के उसमें लगा के तुरंत पानी कर। ठीक है रणवीर जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। हाँ जी, मैं संजय कुमार बोल रहा हूँ जी। संजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गाँव गंगाटड़ी, तहसील असम, जिला करनाल, हरियाणा से। क्या सवाल है आपका संजय जी? आज सर हमारा ये क्या अभी भी जैसे गन्ने की बिजाई की जा सकती है, जैसे सरसों वाले के खेत खाली हो गए हैं? सरसों बिल्कुल कर सकते हैं आप। और अच्छी तरह गहरी जुताई करके कीजिए। और वैरायटी करनाल की CO 15023 है। आप CO 0118 भी बो सकते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है। और अच्छी गहरी जुताई कीजिए, क्योंकि गन्ने की जड़ें गहरी जाती हैं। और ये बहुत अच्छा समय चल रहा है, अच्छी नमी होनी चाहिए बोने के समय में, और आप कर सकते हैं। जो कोई बीज उपचार वगैरह कोई और क्या? हाँ, बीज उपचार बिल्कुल कीजिए। बीज उपचार देखिए, एक फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड, उनको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से फंजीसाइड और उनको अलग अलग मिला लीजिए। मतलब मेरा कहने का है कि 2 ml प्रति लीटर फंजीसाइड और 2 ml प्रति लीटर इंसेक्ट। फंजीसाइड में ले लीजिए थायोफेनेट मिथाइल, और इंसेक्टिसाइड में ले लीजिए इमिडाक्लोप्रिड। उसमें आप उसको आधा घंटे 1 आंख के टुकड़े काट के उनको उपचारित करें और खेत में बोएं, तो आपको अच्छी वो मिलेगी पहले। और इसमें आप फंजीसाइड से पहले उपचार करें और इंसेक्टिसाइड से बाद में करें। अच्छा, फंजीसाइड का पहले करें, उसका बाद में? हाँ, इसमें एक होता है फार्मूला FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड। और कुछ फसलों में जैसे कि हम राइजोबियम वगैरह का जो कल्चर देते हैं ना, तो उसके बाद राइजोबियम का चाहे तो वो हो सकता है, और हो तो कब किस टाइम करे सर? नहीं, गन्ने में राइजोबियम की जरूरत नहीं होती है। हाँ, इसके अंदर आप असीटोबैक्टर ये वो आता है, उसका कल्चर आप डाल सकते हैं। वो हो सकता है जी।
हाँ वो मतलब फिर उसको सर से बाद में करें फिर? हाँ, उसको तो आप खोडों में डाल देंगे। अच्छा, खोडों में डाल देंगे। इसको खाद के साथ मिला के बुआई के समय गोबर की खाद के साथ और खोडों में डाल देंगे उसको। ठीक है संजय जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि गन्ने में खरपतवार नियंत्रण की, तो इस समय हमारे किसान भाई गन्ने में कौन कौन से खरपतवार आते हैं जिनको नियंत्रण कर सकते हैं? हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। हम अवध बिहारी बोल रहे हैं, ग्राम चपकी, पोस्ट चपकी, जिला सोनभद्र से। जी अवध बिहारी जी, सवाल कीजिए अपना। आज हमारा टॉपिक है बसंतकालीन गन्ने में सहफसली खेती और खरपतवार नियंत्रण। जो बसंतकालीन गन्ने की फसल होती है, इसमें सबसे बेहतर सहफसली के रूप में क्या उगाया जा सकता है गन्ने में? हाँ, ये गन्ने में सहफसली खेती आप देखेंगे कि आपके जो बाजार भाव आपको किस फसल में ज्यादा अच्छा मिल सकता है, आप उसी के अनुसार उसका चयन करेंगे। बसंतकालीन है गन्ना, उसके अंदर आप दलहनी फसल भी ले सकते हैं, इसमें सब्जी वाली फसल भी ले सकते हैं। सब्जी वाली फसलों में जैसे कि उसको आपको ज्यादा इनकम मिल सकती है, जैसे भिंडी है, अभी आप भिंडी लगा देंगे तो ये आपके 80-90 दिनों में आपको अच्छी उपज दे देगी, लगभग 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर उपज दे देगी। और ऐसे खीरा है, ककड़ी है, इसमें आपको अच्छी आमदनी हो सकती है। खीरा भी आपको 40-50 टन प्रति हेक्टेयर उपज दे देता है। ककड़ी है वो भी 20-25 टन प्रति हेक्टेयर उपज दे देगी। तो ये फसलें हैं सब्जी वाली जो कि आपको अच्छी उपज दे देंगी। साग लगाया जा सकता है क्या? हाँ हेलो। हेलो। हाँ, जो चौलाई वगैरह के साग होते हैं, ये क्या इसमें बढ़िया हो सकता है? देखो, गन्ना ऐसी फसल है जो कि इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज्यादा होती है, तो ये जो हमारा जो स्थान, जो जगह हमारी जो हमें उपलब्ध है बीच में जो रह जाती है, उसमें आप फसल ले सकते हैं। इस सीजन की कोई भी चौलाई भी ले सकते हैं, उसको काट कर फिर जल्दी आप बाजार में, अगर उसका भाव आपको ज्यादा मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। नहीं, ज्यादा जो मिलता है जल्दी होती है ये बात। हाँ, ये भी आपकी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इसमें फसल ना आपका 90 से 120 दिन में आपकी फसल कट जानी चाहिए। उससे क्या कि गन्ने के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है अवध जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम बसंतकालीन गन्ने में सहफसली खेती और खरपतवार नियंत्रण, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर US तेवतिया। दोनों किसानों के सवाल जो भी आते हैं उनके जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। और जो हमारे किसान भाई फोन करके गन्ने की फसल से संबंधित अगर उनका कोई भी सवाल है तो निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23 42 10 82, 23 42 10 83। और जो किसान भाई मोबाइल से फोन करेंगे तो दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगा लें। तो डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लगता है आ गया है। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमने गन्ना बोया था, 7 तारीख में बोया था। क्या नाम है आपका? सुरेश पाल सिंह, बड़ौद बागपत से बोल रहा हूँ। जी सुरेश पाल जी, गन्ना आपने कब बो रखा है? 7 मार्च को। 7 मार्च को, 2 हफ्ते। जी 2 हफ्ते हो गए उसको। पलेवा करके बोया था, उसमें जो है खरपतवार पतले पतले वो जम गए, उनके लिए क्या करूं? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें खरपतवार आपने पहले तो उसका उपचार नहीं किया होगा, दवा नहीं डाली हुई कोई गन्ना बोने के बाद में? जी नहीं, दवा नहीं। हाँ, अगर उसमें नहीं डाली तो आपसे सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसमें अच्छी गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा। और अगर खरपतवार अभी निकले ही हैं, बिल्कुल छोटे हैं, तो उसमें आप रसायन का प्रयोग करना चाहते हैं तो एट्राजिन आप उसमें डाल सकते हैं, अगर अभी निकले ही है तो। अगर ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो उसमें एट्राजिन का प्रभाव ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण का एक सबसे अच्छा तरीका हमें उसमें गुड़ाई करके करना होता है। अगर हमारे 2 इंच लंबे होगा जी, 2 इंच लंबे। अच्छा, हाँ, तो 2 इंच बड़े हो गए तो आप एट्राजिन डाल सकते हैं। एट्राजिन, हाँ। मात्रा कितनी? मात्रा कितनी? 2 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 2 kg प्रति हेक्टेयर। हाँ, उसमें आपको 800 से 1000 लीटर पानी में आपको उसमें घोल कर उसमें डाल सकते हैं अभी एट्राजिन। और उस समय एट्राजिन डालने से, हाँ, एट्राजिन आपका पाउडर है। और इसको आप जब डालते हैं तो उसमें आपने ये ना नमी अच्छी होनी चाहिए मिट्टी में भी, आगे जो जमाव होगा आगे नहीं निकल पाएंगे। और चौड़ी पत्ती वाले हैं तो उसमें आप 2,4-D डाल देंगे। चौड़ी पत्ते वाले में तो पतले पतले हैं सब। पतले पतले तो फिर आपके कहीं मोथा तो नहीं है? हाँ, मोथार वो देसी जो जम है वही है। हाँ, तो उनको आप गुड़ाई करके ही आपको उसको निकालना होगा, उस पर दवाई का असर कम होता है। और वैसे अभी कुछ नई दवा आई है, उसका कुछ जो मिथाइल सल्फुरान, उसका थोड़ा,
हाँ, मेट्रिब्यूजिन भी थोड़ा काम करता है, तो दोनों को मिलाकर आपको करना होता है। हेलो सल्फुरान मिथाइल है उसका नाम, हेलो सल्फुरान मिथाइल और मेट्रिब्यूजिन दोनों को मिला के डालेंगे तो उसमें आप जो मोथा है उसका कुछ हद तक नियंत्रण हो जाता है। परंतु मोथा ऐसा है कि इसका थोड़ा नियंत्रण होना जरा मुश्किल ही होता है, तो उसको आप मैनुअली आप गुड़ाई करके उसमें आप निकालते रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, हम तो किसान भाइयों को कहेंगे कि अगर गन्ने की खेती कर रहे हैं तो उसमें सह फसली अवश्य करें, जिससे एक तो उनके पानी का प्रयोग, निकाई गुड़ाई करते हैं उसका भी आपको फायदा मिले, उसमें कम आते हैं, खरपतवार भी उसमें कम आते हैं। तो सुरेश जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब तिवतिया जी, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? देखिए, हम सह फसली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें, जब हम डबल फसल लेना चाहते हैं तो फर्टिलाइजर की भी जरूरत डबल ही होगी। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि गन्ने की जो रिकमेंडेशन है उसके साथ साथ जो हमारी सह फसली फसल बो रहे हैं उसकी जो उर्वरक की सिफारिश है उतना भी खाद हमें उसको देना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल खाद देंगे, लेकिन एक हमारे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो जी सर, राम राम, नमस्कार। नमस्कार जी। ग्राम गौरझामा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। जी विपिन जी, क्या सवाल है आपका? सर सवाल ये था कि गन्ने में अगर थोड़ा बहुत खरपतवार है, कम है ज्यादा नहीं है, तो सर कोई जैविक उपाय भी है अगर रसायन का उपयोग ना करें तो? जैविक उपाय नहीं है साहब, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जैविक उपाय अगर खरपतवार बहुत छोटा है तभी कर सकता है, और इसके कुछ प्रोडक्ट हैं जो ये इंटरनेशनल पेनिसिया लिमिटेड है, तो एग्जैक्ट आप उन्हीं से पूछना पड़ेगा, लेकिन जैविक से बड़ा मुश्किल होता है, निराई गुड़ाई करनी होती है अगर आपको जैविक करना है। डॉक्टर साहब, हम तो कहेंगे कि अगर कोई भी खरपतवार आता है, अगर डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई उसमें निकाई गुड़ाई करते हैं तो उसका फायदा गन्ने की फसल को भी मिलता है। उसका वायु संचार बढ़ता है और उसमें नमी का संरक्षण होता है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है। उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है सर। ठीक है विपिन कटारिया जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब तक किसी किसान भाई का फोन आता है तब तक आप बता रहे थे कि अगर गन्ने के साथ कोई सह फसली ली है, यानी जगह थोड़ी है, उसमें 2 लोग हैं, तो उनके लिए अलग से भी आपको खाने की, पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल, उनको बराबर देना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना है, देखिए गन्ने की फसल तो हार्ड क्रॉप है जी, वो थोड़ा सहन भी कर लेते, और जिस समय कह रहे हैं कि दलहनी फसलें बोए, दलहनी फसलें इतनी ज्यादा सहन नहीं कर पाती, तो पानी वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए। हेलो, पानी ना। हेलो, राम राम जी। हाँ राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं? राजेंद्र बोल रहे हैं श्रीनंदन जी। डॉक्टर साहब को भी राम राम। जी राम राम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी जी जी, हाँ सवाल करिए आप अपना। काफी जानना था, कौन सा गमले में भी घर शौक के तौर पे कोई ऐसा मतलब गन्ने का पौधा लग सकता है जो हम शौक के तौर पे लगा ले, और कितना बाई कितने गमला आना चाहिए, ये जानना था। और डॉक्टर साहब से ये भी जानना था, जूस का कोई विशेष गन्ना होता है क्या, ये भी थोड़ा सा किसान भाई जानना था। ठीक है राजेंद्र जी। देखिए, आपके बराबर में ही करनाल में जूस के लिए बहुत अच्छा गन्ना है, CO 15023, बहुत मुलायम गन्ना है, और आप लगाइए गमले में 2 फुट बाई 2 फुट का एक लीजिए, एक गमला अच्छी तरह गहरा, ऊंचाई लीजिए 1 मीटर की, और उसमें लगाइए तो आपको गन्ना मिलेगा उसमें भी। और नीचे से जल निकास के लिए एक छेद गमले में होना चाहिए, जिससे उसका ये अगर और ज्यादा अच्छी तरह से उसमें खाद मिट्टी भर के और उसको भरिए, और जैसे बोते हैं गन्ना बोइए, उसमें बिल्कुल गन्ना पैदा हो। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, डॉक्टर उपेंद्र सिंह तिवतिया जी दोनों कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों के सवालों के जवाब दिए, और बसंतकालीन गन्ने की सहफसली खेती और खरपतवार नियंत्रण पे आज चर्चा में शामिल हुए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। रिमझिम से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का।
छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। आज का कृषि जगत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम।